नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान पर अब निगाहें हैं एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एजेंडा है 25 लोकसभा सीट पर हैट्रिक बनाना। पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीट अपने खाते में की है और अब बीजेपी इस हैट्रिक को बनाने के लिए दिन रात जुटी है। आज करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन किया, जिसमें जयपुर में सांगानेर में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरी बीजेपी जुटी हुई थी, अलग अलग हिस्सों में भी प्रदेश के, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का आज शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री ने किया। वहीं कांग्रेस पार्टी भी कोशिश कर रही है एकजुट होने की। सभी बड़े नेता एक बार फिर से मंचों पर नजर आ रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जहां पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट हुई, उसमें पहले इस तरह की चर्चाएं आई कि सचिन पायलट की तस्वीर जो है वो गायब है। उसके बाद अलग अलग तरह के बयान, उससे पहले रंधावा के बयान पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब कांग्रेस एकजुट होने की कोशिश, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री को हम देख रहे हैं अशोक गहलोत को कि बड़ी अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं और साथ ही आज एसएमएस हॉस्पिटल जब वो पहुंचे तब भी उन्होंने अपने साथ संयम लोढ़ा, रघु शर्मा, महेश जोशी, जो उनकी ताकत है, उनकी कोर टीम है, उसको दिखाने की कोशिश भी उन्होंने की एक रेप पीड़िता से मिलने के लिए। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने अपने लक्ष्य की तरफ। कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है लोकसभा के इस समय, इसलिए जो मिल जाए कांग्रेस के लिए प्लस है और कांग्रेस की कोशिश है कि किसी तरह से इसमें सेंध लगाई जाए। इस कोशिश में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कुछ कर रही है और बीजेपी क्या इसे लगाने देगी, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ हम करेंगे। निर्मल सैनी बीजेपी के प्रवक्ता, सीबी यादव कांग्रेस से, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो निर्मल सैनी जी, आज एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की झोली में बहुत कुछ डाला है। लोकसभा चुनाव से पहले, अब क्योंकि शिलान्यास आकर संभव नहीं है, तो ऑनलाइन प्रधानमंत्री राजस्थान से जुड़ने की और राजस्थान की जनता को खुश करने के तमाम प्रयास कर रहे हैं। देखिए मैडम, माननीय नरेंद्र मोदी जी, सौभाग्य है देश का हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। बात रही राजस्थान की, इतने सारे शिलान्यास। भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह के विकास की कोई कमी नहीं आएगी। देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होता है तो ये मोदी जी के राज में ही संभव है। जो कहते हैं वो करते हैं, झूठे न तो वादे करते हैं और न किसी तरह के झूठा भ्रामक प्रचार चुनाव के घोषणा पत्र में करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का सीधा एक तरीका है काम करने का, संगठन को चलाने का एक सीधा सिस्टम है उनका। जनता के सामने अपने वादों पे खरे उतरकर जनता के बीच में जाकर पूरा काम करना और उसके पश्चात चुनाव में जनता का विश्वास हासिल करना नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए अन्य दलों को भी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी शक्तियों में शायद कोई इजाफा नहीं हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री भी ये सब काम कर सकते थे। सारे जितने आज वो कर रहे हैं, चाहे वो सेना के लिए कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन के लिए कर रहे हैं, चाहे वो आम जन के लिए कर रहे हैं, ये एक मोदी जी का सिस्टम है और उस सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। वो देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, राजस्थान की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं और अच्छी अच्छी योजनाएं राजस्थान को और भी मिलने वाली है भविष्य में। और राजस्थान का जो कायाकल्प है वो 5 सालों में आप देखेंगे, आप सब लोग यही हैं, हम भी यही हैं, बहुत विकास होने वाला है राजस्थान। ईआरसीपी जैसा मुद्दा अभी, जिससे पूर्वी राजस्थान को कितना फायदा होने वाला है, अभी यहाँ का किसान कितना प्रसन्न है इस चीज से। तो आने वाले समय में इस सब चीजों के फायदे का सीधा राजस्थान को फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी से। मोदी 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 में है पूरी बीजेपी, मोदी के आगे और पीछे कुछ नहीं है। तभी तो मोदी ने रेड कारपेट समंदर में बिछा दिया, कभी हुआ है इससे पहले, न भूतो न भविष्य थी।
समंदर में मैम। रेड कारपेट द्वारिका में पूजा करने की क्या वाकई में इसकी जरूरत थी? बहरहाल ये सवाल नहीं है, सवाल ये है सीबी यादव जी, कांग्रेस पार्टी की तैयारी तुलनात्मक रूप से बीजेपी के कहाँ है और कितनी लोकसभा सीट का लक्ष्य आप मानकर चल रहे हैं? क्योंकि अभी राहुल गांधी की यात्रा, उससे कितना जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में भरने में कामयाब आप लोग हो पा रहे? शुक्रिया मीना जी। अ, हमारी तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं है और आपने जैसे बताया कि हमारे पास अगर पिछला चुनाव देखे तो खोने को कुछ नहीं और जब डर निकल जाता है तो फिर बहुत कुछ किया जाता है और हमारी पूरी की पूरी जो सेंट्रल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप के कोऑर्डिनेशन, स्टेट लीडरशिप का पूरी तैयारी के हम लोग लोकसभा चुनाव में उतर रहे हैं। और देखा जाए तो देखिए जो पिछले 10 साल का जो कारनामा है, उस कारनामे के जो जितने भी हम कहें कि जितने आंकड़े और डेटा और हम ले जा सकते हैं, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिल्कुल राहुल जी को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। बीजेपी का मुझे एक एक उपलब्धि भी ऐसी हो जिससे वो जनता के बीच में जाकर के वोट मांगने का अधिकार रखती हो। इन्होंने सबसे पहले नोटबंदी करके काला धन नोटबंदी करके कहा कि हम काला धन लाएंगे, तमाम तरह के दावे किए, एक दावा इनका सफल नहीं हुआ। काला धन लाने की बात कही थी, आज तक उस पर पूरे चुप है। आपको पता हो 2014 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये लोग सत्ता में आते हैं और इस देश की जनता को गुमराह करते हैं। जो हमारी सरकार पे जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उनमें से एक आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, बल्कि हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है और उसमें हम भ्रष्टाचार के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाते हैं 193 और एक साल के अंदर 8 अंक गिर जाते हैं। भुखमरी में हमारा स्थिति पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो अफ्रीकन देशों से भी पीछे चले गए हैं। पर कैपिटा इनकम में हम बांग्लादेश से पीछे आ गए हैं। हमारा जो डेमोक्रेसी और अगर हम देखें प्रेस की इंडिपेंडेंस की स्थिति, तो क्या स्थिति हो गई है। आज से पहले कभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लोकतंत्र संकट में है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो जिसके माध्यम से इन्होंने अकूत संपदा की है, सबसे बड़ा इस देश का घोटाला जो है इलेक्टोरल बॉन्ड है। एक चीज ये कह रहे हैं किसान खुश है, पिछले 4 साल में तो हमने किसानों को सड़कों पे देखा है। वो तो अपने मतलब 750 किसानों को शहीद करके भी मतलब अभी सड़कों पर उस गांधी के मार्ग पर धैर्य के साथ में लड़ रहा है। और आप केवल मैं और हम और हमारे दो की लड़ाई के अंदर है, उनके बिना आपकी चीजें नहीं चलती है। 14 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट का राइट ऑफ किया गया है और किसानों को इन्होंने खून के आंसू रुलाए हैं। क्या वो किसान आज मोदी सरकार को अपना हिसाब नहीं चुकाएगा? आप देखिए तो आप गरीब आदमी की स्थिति देखिए, 80 करोड़ पैकेट फूड पैकेट देख करके ये कह रहे हैं कि हम जो है बड़ा खुशहाल देश है। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर जी रहे हैं। इस देश की हालात अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट बता रही है, इस देश की जमीनी हालात क्या है। तो कांग्रेस के पास तमाम तरह के मुद्दे हैं जिनको वो जमीन पे ले जाकर के संवाद कर रही है और उनके न्याय की लड़ाई के लिए वो जमीन पे उतरी है। आज कांग्रेस पार्टी राजीव तिवारी जी, आप हाँ, देख पा रहे हैं सीबी यादव जी जो क्लेम कर रहे हैं? नहीं, मैं आती हूँ सीबी यादव जी आपके पास वापस। राजीव तिवारी जी, कुछ देख पा रहे हैं आप? इतने सारे मुद्दे कांग्रेस पार्टी जमीन पर उठा रही है, राजस्थान में और लोकसभा चुनाव में कुछ गेन करने के प्रयास करती नजर आ रही है। देखिए, जितने भी यादव साहब ने अभी मुद्दे गिनाए, तो 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे और अब मेरे ख्याल में दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, 2 महीने पूरे 2.5 महीने हो चुके हैं, तो फरवरी भी समाप्त हो रहा है। तो कांग्रेस एक भी ऐसा मुद्दा इसमें से ये गिना दे जिसको लेकर वो सड़कों पर उतरे हों और उन्होंने कोई बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया हो। आप देखिए, बीजेपी की सरकार आने के बाद भी पेपर लीक हुए हैं। एक कांग्रेस के समय में पेपर लीक होते थे, बीजेपी कितना उसके लिए पूरा एक मैं लोकल भाषा में बोलूं तो उधम खड़ा कर देती थी। और आज यहाँ भी पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, जिस तरीके की घटनाएं रोज हो रही हैं। फिर कांग्रेस कर क्या रही है? सिर्फ
आज एक रेप पीड़िता से मिलने अस्पताल जाना और ये सब, ये कोई मतलब वो ऐसी चीज नहीं है कि कोई कांग्रेस ने बहुत बड़ा कर दिया हो। और वहीं दूसरी ओर बीजेपी है, तो बीजेपी का भी मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को एक औषधालय, छोटे से औषधालय का भी शिलान्यास और उद्घाटन करना पड़ रहा है, तो यह बीजेपी में और कोई लीडरशिप ही नहीं है, कोई है ही नहीं। जैसा भी आप कह रहे थे कि ना मोदी जी के कोई आगे आगे है न कोई ना पीछे है, आगे ना बीजेपी के पीछे। अंदर बीजेपी यानी हाँ। नरेंद्र मोदी जी, तो ये हम्म। एक सिंगल आदमी के पीछे पूरी एक वो कोई दूसरा है ही नहीं, कोई मतलब ये देखिए ना, स्टेशन का उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है तो प्रधानमंत्री, सड़क का होना है तो प्रधान, तो बाकी कोई जो कैबिनेट में है इनके, वो कोई है ही नहीं। वो कोई इस कैबिनेट लायक के ही नहीं लोग है कि तो वो अपने विभाग कैबिनेट में के किसी लोग चीज तो का इस तरह उद्घाटन के या शिलान्यास कर सकें। उद्घाटन तो ये कार्यक्रमों पार्टी में किस तरफ जा रही है, जी ये एक देखने की बात है। देश तरक्की कर रहा है नहीं कर रहा है, ये अलग अलग आंकड़े हैं। बीजेपी के अपने आंकड़े हैं, कांग्रेस के अपने आंकड़े हैं, इकोनॉमिस्ट के अपने अलग आंकड़े हैं, सोशलिस्ट लोगों के अलग आंकड़े हैं। तो ये सारी चीजें हैं, उन आंकड़ों पे अगर हम जाएंगे तो आंकड़े आजकल बहुत सारे मैनिपुलेट होते रहते हैं। तो उन आंकड़ों से इतर भी समाज में उसका हाँ, रिफ्लेक्शन लेकिन होता जो है। एक बड़ी बात है वो बीजेपी गवर्नमेंट खुद घोषणा कर रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं अनाज, उनको जीवन यापन के लिए, उनको खाने के लिए हम दे रहे हैं। तो आप देखिए 140-42 करोड़ की आबादी पे 145 करोड़ की आबादी में अगर 80 करोड़ लोगों को सरकार को खिलाना पड़ रहा है तो हम विश्व गुरु कहाँ बनने जा रहे हैं, हम्म। किस मोर्चे पे बनने जा रहे हैं। और कांग्रेस है, कांग्रेस बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, हम्म। उसको भी देश की कोई चिंता नहीं है, उसको भी सिर्फ सत्ता की चिंता है कि कैसे ना कैसे हम सत्ता हासिल करें, कैसे भी जोड़ तोड़ कर ले। अरे भाई, आप जनता के लिए काम करोगे जब तो आपके पास जनता आएगी। बीजेपी ने जनता निश्चित के रूप से काम जनता के लिए में कई सारी जनता के चीजें काम करी, में तो जनता सत्ता उनके में साथ आने आई। के बाद सत्ता में आने के बाद राजीव तिवारी जी, बीजेपी जनता के कितने काम कर रही है, इसका भी एक ऑडिट होना चाहिए। अभी बिल्कुल, भजन लाल सरकार और विपक्ष में रहते हुए कितने आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने किए, जो मुद्दे यहाँ सीपी इसका यादव भी जी एक ने होना लिए, चाहिए। उसका भी एक होना चाहिए। श्याम सुंदर शर्मा जी, एक तरफ तो बीजेपी इतना जबरदस्त प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं द्वारिका में जाकर कि भाई सब कुछ साम दाम दंड भेद सारे नुस्खे जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हर नुस्खे का थोड़ा बहुत तो फायदा होता ही है, साइकोलॉजिकल भी होता है। तो लोगों के जनमानस की साइकोलॉजी पर जो असर डाल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी, श्याम सुंदर शर्मा जी, एक तरफ तो 400 का लक्ष्य है और दूसरी तरफ भीतर घात की आशंका से बीजेपी भी अंदर से डरी हुई है। इस बात में सच्चाई है। देखिए मीना जी, क्योंकि भाजपा 400 पार की लक्ष्य की बात करेगी, उनको करना भी चाहिए। लेकिन अब अगर सिनेरियो पुराना देखें तो मुझे लगता है 300 पार की बात करनी चाहिए थी। 400 पार तो हो ही नहीं सकती। किस आधार पर वो 400 पार की बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने हिंदी बेल्ट में जब 210 में से अब जब जीती थी, जब 198 तो 300 कुछ आई, 303 आ पाए थे। और जब मिला लिया गए थे तो 358 हो पाए थे एनडीए। आज ये 400 पार की बात करके लक्ष्य रख रहे हैं, अच्छी बात है, लक्ष्य रखना भी चाहिए। बड़ा लक्ष्य रखने के बाद ही तो बेड़ा पार होगा। लेकिन कहाँ से लेंगे ये मेरे को, सीटें तो वो की वही है। अब आप देखिए, जब अलायंस हो रहा है तो बीजेपी की धड़कनें तेज हो रही है निश्चित तौर पर। जिस प्रकार से कि कांग्रेस सपा में मिली या आप पार्टी में मिली, तो कुछ चीजें आपस में वोट काटने का अगर बचाव होने की स्थिति बन रही है तो बीजेपी को लगता है कि कहीं, देखिए 62 यही थी बीजेपी की हिंदी बेल्ट में, जिस तरह से बस 80 में से 62 ले पाए थे। अब ये कितनी ले पाएंगे, कम ले पाएंगे ज्यादा, कि राम जी के आधार पर कितनी बढ़ेगी सीटें, ये तो
अब ये तो कह रहे हैं राम जी, लेकिन राम जी के आधार पे तो कुछ कम हो पा रहा है, जितना होना चाहिए था। वो जितना प्रभाव शुरू में दिख रहा था, वो इतना प्रभाव अब रह पाएगा नहीं रह पाएगा पता नहीं, कुछ स्थितियां। लेकिन मोदी जी है तो मुमकिन करने की बात बार बार कर रहे हैं कि मैं हूं तो। आप देखिएगा जिस प्रकार से छलांग लगा करके 5वीं अर्थव्यवस्था बना ली, और अब तीसरी अर्थव्यवस्था की बात वो बार बार कहते हैं। और सही बात है कि रोजाना कभी द्वारका में जाकर के पानी के समुद्र के अंदर जाकर के वो जो देख के आते हैं, आत्मचिंतन करके आते हैं समुद्र के अंदर, और बाहर आके कहते हैं कि मैंने जो देखा वो मैं ही याद रखूंगा और मेरे अनुसार ही। वो देखिए देश को आकर्षित करने का काम वो हमेशा से करते आए हैं। राम जी के मंदिर से पहले उन्होंने पूरे दक्षिण में घूम घूम करके ये दिखाने का प्रयास किया कि राम जी तो अयोध्या में है, लेकिन जो बाहरी क्षेत्रों में राम जी रहे और जो प्रभाव रहा, वहां पे भी मैं जाकर के कहना चाहता हूँ कि हमारे को कुछ देने का प्रयास करो। लेकिन दक्षिण में दिखता नहीं कुछ, अगर मिलेगा कम मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए बीजेपी कोशिश करती है, हर एक पार्टी करना चाहिए, करना चाहिए वो। अब दूसरी बार ले ली, अब तीसरी बार पुलवामा पहले हुआ था, उसके आधार पर आपने बहुत सारी चीजें करी और आपने देखा कि जीत हाथ लग गई। लेकिन इस बार हमारे राजस्थान से क्या 25 की 25 सीटें लेने में सक्षम हो पाएगी क्या बीजेपी? क्योंकि देखिए बीजेपी के पास कैंडिडेट उतारने के लिए 15 कैंडिडेट बदल देंगे हम, तो नए कैंडिडेटों को जिताने का प्रयास करेंगे। अब बार बार जो देखिए जयपुर में किसको खड़ा करोगे? जयपुर में इनके पास अच्छा कैंडिडेट के नाम पर मेरे को नहीं लगता अभी तक तो कोई कांग्रेस भी अच्छा कैंडिडेट ढूंढ पाने में सक्षम हो पाई हो। क्योंकि देखिए कांग्रेस बटी भी है कि कांग्रेस किसकी कांग्रेस, सचिन पायलट की कांग्रेस या अशोक गहलोत की कांग्रेस? दोनों की कांग्रेस अगर रहेगी तो फिर कांग्रेस जीतेगी नहीं। कांग्रेस किसको लड़ाओगे चुनाव? तो देखिएगा सोनिया गांधी हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि बन गई निर्विरोध। अब वो 3 तारीख हमारे यहाँ की, अब वो क्योंकि राज्यसभा की सदस्य से अब कितना दखलंदाजी करेंगे मुझे नहीं पता। जिस प्रकार से धौलपुर में आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा पहुंची और 5 दिन का विराम हो गया है। अब वहां पर भी आपने देखा किस तरह की स्थितियां थी कि कौन व्यक्ति आगे से आगे दिखे और फोटो किसकी नहीं दिखनी चाहिए। ये प्रयास होता रहता है जिस तरह से हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आज भी चाय की चुस्की ले रहे थे, लेकिन जब उनके ऊपर आरोप लग रहा था कि पीड़िता से मिलने जाओ, आप पीड़िता से मिलने के बजाय केवल आप वहां मुख्यमंत्री जी को भेजते हो। देखिए जातिगत आधार आज भी बना हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी जिस जाति के आते हैं, जिस तरह की जो सामने आ रही है, नहीं गए ब्राह्मणों ने घेरा भी। और अगर और जाति का कोई होता तो आज बवाल हो जाता राजस्थान में। जिस तरह की घटना घट रही है, बीजेपी का सौभाग्य है कि उनके खिलाफ जो आंदोलन होना चाहिए नहीं हो पा रहा। अशोक गहलोत मिलकर के कहा कि भाई इसको विदेश भेजना, कहीं भी भेजो, इलाज भेजो। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा भेजो इसको दिल्ली रेफर करो कम से कम हमारे यहाँ। तो ये तो नहीं कहें कि हमने इलाज के लिए नहीं भेजा, तो दिल्ली रेफर कर दिया। इससे पहले जब सुरक्षा व्यवस्था मांगी गई थी तो आपने क्या कहा? थानेदार को केवल निलंबित कर दिया आपने। अब थानेदार के साथ फोटो अगर छपा रहा है और जो स्थितियां बन रही है, आप बार बार कहते थे कि कांग्रेस के शासन में तो बहुत सारी चीजें खराब हो रही है। अब आपके शासन में आप मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री जी हैं, तो आप सुधारने की स्थिति में क्यों नहीं बन पा रहे हो? रोजा घटना घट रही है, बीजेपी कुछ कहने की स्थिति में नहीं बन रही। कह रही कि बीजेपी के टाइम में नहीं, कांग्रेस के टाइम हुआ था। तो देखिए क्या लोकसभा का चुनाव अंतर विरोध और विरोधाभास दोनों तरफ है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। अब सवाल ये है कि इस लोकसभा के दंगल में इस विरोधाभास को कम कौन कर सकता है? राकेश वशिष्ठ जी, जो इस वक्त फिलहाल ग्राउंड पर आप देख रहे हैं, लगातार इस तरह की खबरें हम सुन रहे हैं कि बीजेपी के जो लोकसभा के नाम कैंडिडेट्स जो आने वाले हैं, उनको लेकर पहले से ही, क्योंकि कुछ नाम तो तय है जिनको टिकट मिलना है, उनके लिए कैसे उनकी हार सुनिश्चित की जाए, ये भी पार्टी के भीतर ही रणनीति बन रही है। तो क्या बीजेपी को इस बार लोकसभा में एक तरफ तो नरेंद्र मोदी के और बीजेपी के प्रयास हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी की भी भीतरघात गुटबाजी की आशंका है? आप क्या देख रहे हैं हालात राकेश जी? देखिए मीना जी, हमारे यहाँ अब मैं पूरी दोनों पार्टियों की बात करूं तो जो कांग्रेस की स्थिति है सुसुप्ता अवस्था में आ गई है इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद, या किमकिर्तव्य ब्रह्मूढ़ हो रही है। अभी 24 तारीख को भरतपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ जिसमें डोटसारा भी गए, वो आपके सुखबीर सिंह रंधावा भी गए थे। उसमें डीसीसी के, पीसीसी के, ब्लॉक के, मंडलों के पदाधिकारी बुलाए गए थे
जिसमें जो टोटल उनकी संख्या 181। बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने दोनों बड़े मुख्य पदाधिकारी हैं प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के, उनमें से केवल 43 पहुंचे, और जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था उसमें से 41% तो आए नहीं, 60% की उपस्थिति थी। डोटसारा जी उखड़ गए मीटिंग के अंदर, और उन्होंने एक एक करके खड़े कर करके काउंटिंग की और कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, इनको तो मैं बर्खास्त करूंगा। अब हालत यह है, अगर उनको जब कोर्ट में खारिज की स्थिति हो जाकर बर्खास्त करेंगे तो कैसा संभव होगा, फिर उनके पास आदमी कहां से लाएंगे जो पहले से परेशान हो रहे हैं। उन्होंने जो क्षेत्रीय लोग या अपने लोकल जो विधायक हैं, सुभाष गर्ग, जो अपने अशोक गहलोत जी के बड़े खास समझे जाते हैं, उनको वो भी नहीं आए थे, उनका आने का मतलब भी नहीं था, क्योंकि वो तो आपके राष्ट्रीय लोकदल के आपके टिकट पर चुनाव जीते थे। वो उनके ऊपर बल है कि भाई आप कांग्रेस के उस पर के बल पर चुनाव जीते हो, आपके बल पर कांग्रेस नहीं है। सुभाष गर्ग जी ने भी उनको वहां से फिर अलग ट्वीट करके जवाब दिया। उन्होंने रंधावा जी को ट्वीट किया कि आप इनको कहिए कि हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, अपना ज्ञान अपने पास रखें, हमको जो करना है वो करेंगे। तो हालत इस तरह की है अभी कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या करे क्या नहीं करे। जहां तक भाजपा का सवाल है, देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, भाजपा की स्थिति यहाँ पहले से बड़ी स्ट्रांग है, और उसके कार्यकर्ता यहाँ का उसके कार्यकर्ता बड़ी जोर शोर से पिछले कई महीने से लगे हुए हैं। आपने ध्यान दिया हो तो मोदी जी कई बार पहले कह चुके हैं कि 5 साल के शासन में मैं 4 साल काम करता हूं और 1 साल में पूरी राजनीति करता हूं। ये जो आखिरी साल है, 5वां साल, ये उनकी राजनीति का साल है। आपको जितनी ये घोषणाएं दिख रही हैं, आपको शिलान्यास की घोषणाएं हैं, उद्घाटन की घोषणाएं हैं, नई नई योजनाएं शुरू करने की घोषणाएं, वो उनकी एक राजनीति का ही अंग है, जिसका कि प्रभाव मतदाताओं पर निश्चित रूप से पड़ता है। क्योंकि हम लोग है, चाहे मतदाता है, ये थोड़ा भूल जाते हैं कि पहले सारे काम कर देते हैं। ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, जिसके तहत वो चुनाव लड़ते हैं। ये स्थिति अब हालत यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता जोश खरोश में पूरा और पूरी तरीके से अभी लगा हुआ है, और उनके ऊपर बाकायदा निगाह रखी जा रही है एक एक कार्यकर्ता के ऊपर, वो अपना काम पूरी तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कांग्रेस में स्थिति अभी नहीं है। जहां तक आपकी पूरे आपकी राज्य की बात करें, राज्य की स्थिति में भी यही लगता है कि अभी अपर हैंड तो बीजेपी का ही है। अब एक स्ट्रेटेजी और होती है इनकी, आपने हमेशा इलेक्शन में देखा होगा, ये कैंडिडेट चेंज करते हैं। अब जब 25 कैंडिडेट हैं तो उसमें से इनकी रिपोर्टें ली जा रही हैं बाकायदा कि किस 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 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की स्थिति अपने क्षेत्र में कितना सक्रिय रहा, कितना काम किया, वहां के वर्कर्स से पूछा जा रहा है, और हम जैसे जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी पूछा जा रहा है। शायद आप में से किसी अपने मीडिया साथी को भी फोन आए होंगे, पूछताछ कर रहे होंगे क्या क्या नहीं है। उसके आधार पर वो तय करते हैं कि इस बार कैंडिडेट किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। अब मैं आपको पहले 1989 के बाद भारत में कांग्रेस कमजोर रही है। केवल 2 बार ही यहाँ से कांग्रेस चुनाव जीती। एक बार 1988 में 1998 में नटवर सिंह जी जीते, और 2008 में आपके रतन सिंह जी चुनाव जीते। उनके जीतने के कोई दूसरे कारण थे, पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं जीते। भाजपा की स्थिति बड़ी स्ट्रांग है। वो किसको अब आप एक बात समझिए आप कि कभी ना तो केवल पार्टी के आधार पर वोट पड़ता और ना कभी कैंडिडेट के आधार पर वोट पड़ता। ये तो कई फैक्टर्स काम करते हैं जिसके आधार पर वोटिंग होती है। ये कहना कि इन दलों का सामंजस्य हो गया, इन दलों मिल गए, इससे वोटों का परसेंटेज इस तरह हो जाएगा, ऐसा होता तो आपको अच्छे और बुरे कैंडिडेट के ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप तो सीधे दो पार्टियों का सम्मिश्रण करते, इतने % वोट हो गए, किसी को भी खड़ा करते, ऐसा नहीं होता। मैं पार्टी का बेस तो काम करता ही करता है, लेकिन उसके अलावा अन्य फैक्टर्स भी काम करते हैं, जिसमें पार्टी जो कैंडिडेट है उसका व्यक्तित्व भी और सामने वाला कैंडिडेट है उसकी स्थिति भी। तो मैं समझता हूँ आज की स्थिति में तो बीजेपी अपर हैंड है, आगे की कोई कह नहीं सके, टाइम बहुत है, क्योंकि अभी जो कांग्रेस की विद्या चल रही है ऐसे नहीं। बीजेपी की तमाम स्ट्रैटेजी, जैसे प्रधानमंत्री का शिलान्यास करना, प्रधानमंत्री का राम मंदिर के माध्यम से एक विशेष वर्ग के लोगों को संदेश देना, प्रधानमंत्री का यहाँ पर आकर पूर्व
मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत से लेकर तमाम लोगों को याद करना, उसके बाद जिस तरह की कैबिनेट बनाना, उसमें भी लगातार जो लोग कंट्रोवर्शियल या जो लोग पार्टी के दिग्गज अपने आप में समझे जाते हैं, उन्हें भी काम पर दबाव के माध्यम से लगाए रखना। सफलता के सभी साथी होते हैं, सानी होते हैं, और आज बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का सिक्का चल रहा है, तो आज वो जो कर रहे हैं वो सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। सवाल ये है निर्मल सैनी जी कि लोकसभा में 25 में से 15 सीट पर कैंडिडेट चेंज कर रहे हैं आप, ये बात सही है? लगभग 15, मतलब 16 भी हो सकती है, 17 भी और 13 भी। देखिए मैडम, हमारी पार्टी अनुशासन वाली पार्टी है। कितनी सीटें चेंज होंगी, कितने नए कैंडिडेट्स आएंगे, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। हम या अन्य कोई कार्यकर्ता इसमें कोई किसी भी तरह का बयान देने के लिए एंटाइटल नहीं होता है। पार्टी पूरी संगठित होती है, पूरे लोग बैठते हैं, चुनाव कोर कमेटी बनती है, वो कोर कमेटी सब तय करती है। एक आदमी हमारी पार्टी में निर्णय कोई भी नहीं करता है। अन्य पार्टियों की तरह ऐसा नहीं है कि एक पार्टी में कि साहब मुलायम सिंह जी का बेटा ही बनेगा सीएम, कि साहब वहां जाके हरियाणा में चौटाला जी का ही बेटा बनेगा सीएम। ऐसे बहुत सारे अन्य कि भाई अपने अपने बेटों को बनाना, वो काम हमारे यहाँ नहीं है कि साहब सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी आएंगे देश में। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन को लेकर चलने वाली है, इसलिए कौन आएगा, नए लोग कौन होंगे, नए चेहरे बदले जाएंगे, नहीं बदले जाएंगे, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का। प्रधानमंत्री तो नहीं बदलेंगे ना, प्रधानमंत्री तो तय है ना, नरेंद्र मोदी रहेंगे। आदरणीय श्याम सुंदर जी भाई साहब, नरेंद्र मोदी जी भी एक दिन बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो स्थायी रूप से हमारे यहाँ है। अभी तो नहीं बदलेंगे ना, ये कह रहा हूँ। जैसे आप कह रहे हो उनके तय, तो आपके भी तय है ना, प्रधानमंत्री तो वही रहेंगे, तो ही हम सत्ता में आएंगे, तो नहीं आ पाएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, ये मोदी जी भी कहते हैं कि यहाँ तय करने वाला एक व्यक्ति हमारे नहीं होता है। अन्य पार्टियों की तरह हम सबका साथ, सबका विकास साथ लेके चलने वाले हैं। अगर मोदी जी के लिए भी अगर राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय करेगा वो मोदी जी को भी मान्य होगा, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर है। तो इसमें हमारे यहाँ इस तरह की कोई नीति नहीं है कि एक व्यक्ति कुछ कह सके। ये सब हमारा संगठन होता है, और संगठन बड़ा मजबूत हमारा जो निर्णय लेता है, जैसे भजन लाल जी का निर्णय लिया, कोई चू भी नहीं कर पाया। कांग्रेस में तो अभी विखंडित इतने हो रहे हैं कि वो एकजुट हो जाए पूरे चुनाव तक, तो बहुत बड़ी बात है कि वो चुनाव संगठित होकर लड़ ले, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अब जो सामने आ जाएगा, जो भी कैंडिडेट आएंगे और जो नाम आएंगे, वो सब अब मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से हम सबको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मतलब हमें आपके माध्यम से तो जानकारी नहीं मिलने वाली, हमें आपको जानकारी देंगे, ये तो तय हो गया। प्रवक्ता आप लोग हैं कि ठीक है, टीवी डिबेट्स पर जाइए, मोदी जी के महिमा मंडन करिए, पार्टी का बखान करिए, तथ्यों को, फैक्ट्स को, जो कुछ चल रहा है। सवाल ये ना निर्मल सैनी जी, आपने कहा कोई चूक नहीं बोला, भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये डेमोक्रेटिक तरीका है कि भजन लाल जी को बना दिया, कोई भी चू नहीं बोला? ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात अनुशासन है मैडम पार्टी में। अनुशासन इसी को कहते हैं पार्टी में। अभी आपने देखा दूसरी पार्टी में, देखिए तो पूरे साल 5 साल झगड़ा ही चलता रहा मुख्यमंत्री में और मुख्यमंत्री में। कांग्रेस ने किस तरह सड़कों पर तांडव किया है मुख्यमंत्री पद के लिए, आपने देखा होगा। बाड़ों में ले जाकर एमएलए को बंद रखा इन्होंने कोरोना काल जैसे में। तो झगड़ा वो होता है, वो संगठन कहाँ है वहां? एक कोई व्यक्ति की बात मानने वाला है क्या उस पार्टी में? बराबर की पार्टी दूसरी भारतीय जनता पार्टी है। अगर उसका अनुशासन ये है तो एक अच्छी बात है ना। अनुशासन में घर में भी अगर एक मुखिया है तो एक अच्छी बात है, घर अच्छा चलता है। जिस घर में मुखिया नहीं है वो घर भी नहीं चल पाता है। ये तो देश चलाने की बात है। सीबी यादव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। निर्मल जी, ये जो बड़े बड़े लोगों के टिकट कटने की बातें इस बार आ रही है, बड़े मतलब सिर्फ पद से ही बड़े नहीं, कद से भी बड़े, जिन्होंने राजनीति में अपना जीवन लगाया, जिन्होंने बीजेपी को भी खूब सींचने का काम किया, उन लोगों के भी टिकट कट जाएंगे, वो भी चू नहीं बोलेंगे। तो क्या ये उन जैसे, मतलब राजनीति में नेताओं की बड़ी जो अनिश्चितता है वो इतनी बढ़ा दी है बीजेपी ने आज की तारीख में, उसको भी आप सही मानते हैं? देखिए मैडम, हमारे यहाँ अगर किसी का टिकट भी कटता है और वो कुछ बोलता नहीं है, उसका सीधा एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को किस व्यक्ति को, किस नेता को किस जगह पे उपयोग करना है वो भली भांति जानती है।
तो उसके लिए टिकट कटना, टिकट जुड़ना, ये एक अलग चीज है। आपने देखा अभी हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव आपने तो हुआ, जमानत जब्त करा के भेज दिया। मुख्यमंत्री की घोषणा जिसने हुई कि टिकट कटा चित्तौड़ में, तो जमानत जब्त करा के भेजी उस व्यक्ति ने। आप देखो सही, आप ही का व्यक्ति था वो। जमानत जब्त हो भाई गई साहब, नरपत सिंह राजवी। भाई साहब, आदरणीय भाई साहब, ये जनादेश है। जनादेश में किसी की जमानत जब्त हो आपने सकती है, नहीं बड़े बड़े था ना जनादेश को। आपने तो अपनी चलाई कि नहीं, हम तो यहाँ खड़ा करेंगे इसको, क्योंकि हमारे को पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमने कह दिया उसका निर्णय वो सही होना चाहिए। वो भाई जो साहब जनता संगठन, का था उसको नहीं खड़ा किया आपने। नहीं ऐसा नहीं है। जो संगठन का निर्णय है, जमानत तो बहुत सारे लोगों की जब्त होती है राजस्थान में। ऐसा नहीं है कोई एक ही आदमी की जब्त होती है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आज अन्य वो दलों की सुनीति सबकी अपने होती है। भाई को याद कर रही थी। वो कह रही थी कि अगर माधवराव सिंधिया नहीं होते तो रेल नहीं आती झालावाड़ में। मैं उनको याद करती हूँ, भाविक होकर याद हो गई उनको। आज वो कार्यक्रम में बोल रही थी कि मेरे भाई ने मेरी मदद की, कांग्रेस के थे उसके बावजूद, रेल उन्हीं के माध्यम से आई। आज वो बोल रही थी और उन्होंने विज्ञप्ति हो भी भेजी, आपने पढ़ी हो तो। हो सकता है भाई साहब, ये उनका पारिवारिक मामला हो सकता है, मगर कोई चीज आना और इस तरह का बयान करना, वो एक घरेलू कोई चीज हो सकती है, घरेलू रिश्ते हो सकते हैं, भावुकता सबके साथ हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या तय होना है, ये संगठन तय करता है। और संगठन ने जो तय कर दिया उसके खिलाफ कोई भी आदमी आवाज नहीं उठाता, क्योंकि संगठन जो है हमारा, वो बड़ा अनुशासन वाला संगठन है। यहाँ सड़कों पे लड़ा नहीं जाता और संगठन को साथ लेके चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी का यही काम है, इसलिए पूरे देश में परचम फहरा रहा है। वैसे सीबी यादव जी, कोई भी पार्टी जब शिखर पर होती है, जब ताकतवर होती है, जब उसके पास सत्ता होती है, जब उसके पास लोग होते हैं, लीडरशिप होती है, और लीडरशिप में भी नेतृत्व जो है वो करिश्माई होता है। करिश्माई नेतृत्व के लिए हिंदुस्तान की राजनीति जानी जाती रही है, और कांग्रेस पार्टी ने जिस करिश्माई नेतृत्व की परंपरा शुरू की थी, बीजेपी अब उसे आगे बढ़ा रही है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तिवाद पर आधारित बीजेपी आज हम देख रहे हैं वही हिंदुस्तान की राजनीति की सच्चाई है। इससे पहले भी व्यक्तिवादी राजनीति भी इस देश में हावी रही है, नेहरू से लेकर इंदिरा और राजीव गांधी के दौर में। सवाल ये सीबी यादव जी कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी पतन के अपने जिस चरण पर है, वहां पर पार्टी को जोड़कर रख पाना उस तरह से मुमकिन नहीं हो पा रहा नेतृत्व के लिए, जैसे कि बीजेपी में मुमकिन हो पा रहा है। इसलिए बीजेपी कह रही है कि वो अनुशासन की पार्टी है, और आपके यहाँ अनुशासन के नाम पर कुछ नहीं है। रंधावा कुछ बोलते हैं, सचिन पायलट कुछ बोलते हैं, अशोक गहलोत कुछ बोलते हैं, और भी पार्टी के नेता हैं कुछ बोलते ही रहते हैं। मीना जी, जिसको सैनी जी अनुशासन बोल रहे हैं और उसे आप भी पुष्टि कर रहे हैं, वो अनुशासन है या तानाशाही? पार्टी के भीतर की, देश की भीतर की तो अलग से है, मतलब इन दोनों के भीतर को कई बार हम जिसे डिसिप्लिन नाम देते हैं, पॉलिटिकल साइंस में उसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। इनके अध्यक्ष का कभी चुनाव होते हुए नहीं देखा। कांग्रेस पार्टी में पूरी एक चुनाव की व्यवस्था है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बार बार कहते हैं, परिवार सोनिया जी के बाद राहुल जी, भैया हमने चुनाव के माध्यम से हमारे खड़गे जी का अध्यक्ष का चुनाव किया, आपके चुनाव नहीं होते हैं। तो एक तो ये इनके, हमारे बीजेपी के साथी की बातों में विरोधाभास झलक रहा है। जो बात आपने उठाई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम केवल बीजेपी से अगर लड़ रहे होते ना, तो ये लड़ाई बहुत छोटी होती। हम केवल बीजेपी से नहीं लड़ रही आज कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी उन संस्थाओं से भी लड़ रही है जो संस्थाएं इस देश के संविधान और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए खड़ी की गई थी, और आज वो बीजेपी की इलेक्टोरल मशीन बनी हुई है। हम उस इलेक्टोरल बॉन्ड के अनैतिक और असंवैधानिक और अवैध धन से भी लड़ रहे हैं, जो बीजेपी ने बहुत गलत तरीके से इस संविधान को तोड़ करके इकट्ठा किया, और वो अपार संपदा है। हम उससे भी लड़ रहे हैं जो ऐसी कंपनियां जिन पे ये डरा धमका करके पैसे लेते हैं, और जो विपक्ष को अगर थोड़ा धन देती है तो उन पे कार्रवाई का डर दिखाते हैं। हम उससे, इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखें तो मुझे ये कहते हुए कहीं मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह है कि हम एक पार्शियल इलेक्शन कमीशन से भी लड़ रहे हैं। और मीना जी, मैं आपके चैनल के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि हम सरकारी जो गवर्नमेंट प्रोजेक्टेड मीडिया से भी लड़ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई है ना, वो 4 गुना ज्यादा है। उन परिस्थितियों के भीतर कांग्रेस पार्टी उसी तरह से लड़ाई लड़ रही है जैसे हमने आंदोलन, जो स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी। अब मैं मीना जी उन पहलुओं पे आते हूँ।
आपने कहा कि जिसका सिक्का चलता है ना, राकेश जी का अपना मत हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के भीतर जनता कई बार चुपचाप दिख रही होती है, और आप और हम जैसे यहाँ स्टूडियो में बैठ करके जनता के मूड को और उसके इलेक्टोरल बिहेवियर को समझ नहीं पाते हैं। ऐसा पहले भी जनता कई बार कर चुकी है। और मैं सिंपल 2-3 चीजें की बात करता हूँ। 2019 का जो चुनाव था वो पुलवामा का एक बहाव पैदा किया था, उन्होंने एक सेना का मिसयूज किया था, हालांकि आज तक भी उसकी जांच में कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब की बार आप बताइए कि अग्निवीर का मुद्दा कौन सा युवा भूलेगा, जो 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 युवा तैयारी करते थे, कितनी संख्या में है। बेरोजगारी, आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि इस समय भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, वो कितना बड़ा युवा है। क्या वो राम मंदिर और तमाम तरह के इनके गुमराह में आ जाएगा? वो किसान जो सड़कों पर है वो कैसे भूल जाएगा इस मोदी सरकार को? कितनी आबादी मानते हो? हम यहाँ बैठे बैठे कई बार आकलन कर लेते हैं। क्या इस देश का नागरिक जो लोकतंत्र और संविधान को जिंदा देखना चाहता है, वो क्या ये देखना चाहेगा कि एक एक करके विपक्ष को खत्म करने की जो साजिशें कर रहे हैं, उसे क्या वो देखेगा? क्या वो जो चंडीगढ़ की घटना हुई, क्या उसे वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा? वो बैठा हुआ चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है, वो बस प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। क्या वो ये ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा मीना जी सीबी कि यादव भारत जी, जैसे सीबी पवित्र यादव जी, चीज सीबी किया जा रहा यादव है? जी, मैं सिंपल यही सीबी बात कर रहा यादव हूँ। जी, हाँ जी, मैं ये कह सीबी रहा हूँ कि यादव जनता देख रही है और कांग्रेस पार्टी जमीन पे लड़ रही है, तो ये दोनों चीजें आपस में क्यों नहीं जुड़ रही है? हम कई बार इसका सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं। और मैं ये बौखलाहट, सिर्फ मीना जी इतनी बात बता रहा हूँ, अगर ये बौखलाहट नहीं होती ना, तो ये विपक्ष के नेताओं को, ऐसे नेताओं को जिन पे ये इन्होंने तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, उनको लेने पर क्यों तुली हुई है? अगर इनमें घबराहट नहीं होती, ये सीबी यादव 370 जी, 400 पार का सीबी होता है, तो यादव क्यों जी, लेकर के अपने आप पर सीबी दाग यादव लगा रही जी, है? इनमें घबराहट है मीना जी। जी सीबी यादव जी एकेडमिशियन है आप। नोट्स बनाकर आप ही आते हैं यहाँ पर, बाकी पैनल के लोग नहीं आते हैं। जो स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं ना, वो खाली स्टूडियो में बैठ के बात नहीं करते, वो ग्राउंड पे जाते हैं और सब ग्राउंड की रिपोर्ट्स आपके साथ साझा करते हैं। पहली बात। दूसरी बात, निर्मल सैनी जी, आपकी बात की पुष्टि करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम जो हम देख रहे हैं, जो समाज में हो रहा है, जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, जो हमारी आज की राजनीति की सच्चाई है, उसको जनता के साथ साझा करना है। उसमें आप अपना पक्ष रख सकते हैं। आपका पक्ष, राजीव तिवारी जी ने आपसे पूछा कि जितने मुद्दे आप नोट्स पे गिना रहे हैं, उन मुद्दों की ग्राउंड पर कांग्रेस पार्टी की रियलिटी क्या है। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वर्ग तो राहुल गांधी की यात्रा में लगा हुआ है, न्याय जोड़ो यात्रा। निश्चित रूप से न्याय जोड़ो यात्रा जनता से संपर्क साधने का एक सुंदर अच्छा प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। वो दूर की राजनीति भी कर रहे हैं। लेकिन आप जो क्लेम कर रहे हैं ना कि हम ना सिर्फ बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम उन संवैधानिक संस्थाओं से भी लड़ रहे हैं जिनका दुरुपयोग हो रहा है। सवाल ये है सीबी यादव जी कि जब विपक्ष में होते हैं तो विपक्ष की जो जिम्मेदारी होती है, दरअसल कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में रहने की ज्यादा आदत नहीं है, तो विपक्ष की जिम्मेदारी और विपक्ष में काम किस तरह से होता है, आपकी पार्टी के बड़ी संख्या में लोग हैं जो बताते हैं। तो आप लोग ग्राउंड पर, आप लोगों के जैसे लोग ग्राउंड पर जाकर लोगों से मिलकर क्या फीडबैक ले रहे हैं, इसका पता चलता रहे नियमित रूप से, तब तो ये हमारी इस तरह की चर्चाएं जो स्टूडियो में बैठ के होती हैं, वो सफल होंगी कि आप ग्राउंड से तथ्यों की रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं। आप जो कह रहे हैं यहाँ बैठकर कि इतने सारे मुद्दे हैं, किसान अपनी आवाज उठाएगा, बेरोजगार अपनी आवाज उठाएगा, महिलाएं अपनी आवाज उठाएगी, विपक्ष कहाँ है? सवाल ये है। विपक्ष अगर होगा तो आपको राकेश वशिष्ठ जी को उनके नैरेटिव को ठीक करने की, करेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नैरेटिव अपने आप ठीक होगा। आज हालात देश में जो भी है वो ये है कि कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। अब बीजेपी के पक्ष में है या नहीं है, ये जनता बताएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों में पता चलेगा, विधानसभा में पता चल चुका है। सवाल ये है श्याम सुंदर शर्मा जी कि बीजेपी भी ये जानती है कि 400 पार संभव नहीं है, लेकिन बीजेपी नैरेटिव बनाने का जो काम करती है, जिसमें विश्वास करती है, जिसके दम पर चुनाव जीतती है, उस नैरेटिव में ही छिपा हुआ है कि 400 का आंकड़ा बोल रहे कि 300 तक पहुंच जाए तो ठीक है। आज की तारीख में जिस तरह की ग्राउंड रियलिटी है, उससे बात ये है कि बीजेपी के भीतर भी जो सीनियर लीडरशिप के अंदर जो
एक तरह का क्रोध है और वो क्रोध बाहर नहीं निकल पा रहा है, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान हो, रमन सिंह हो, और भी नाम है। तो इस तरह की बीजेपी को भी फीडबैक है कि उन्हें इस बार लोकसभा में और ज्यादा तैयारी के साथ आना है और ज्यादा मेहनत करनी है, और इन सब मतलब जो विपक्ष तो है ही, भीतर के शत्रुओं से भी लड़ना है। बीजेपी की तैयारी में इस बात की कहीं ना कहीं, और अंदर से डरी हुई भी है बीजेपी। इस तरह की खबरें भी खाने से आती है श्याम जी कई बार। देखिए, सत्ता 10 साल हो जाने के बाद निश्चित रूप से कमियां हो जाती है। शुरू शुरू में सत्ता रहती है तो सबको लगता है कि कुछ किया। 10 साल का आपको जवाब भी देना पड़ता है। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने आज 41,000 करोड़ का, अब देखिए सरकार जब जा रही है 10 साल पूरे कर रही है, तो 41,000 करोड़ के आज आप शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले भी कर सकते थे, क्योंकि हमको जाने से पहले बताना है कि 2.5 लाख करोड़ का हमने रेलवे का बजट कर दिया है। इससे पहले बजट नहीं था, पहले बजट कम था, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां में आपने बदलाव करने की कोशिश की, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन आज वसुंधरा राजे ने अपने झालावाड़ में जिस तरह की स्थितियां करी, और उन्होंने देखिएगा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अपने भाई को याद करके दिखा, विश्वास दिलाया कि मेरे तो झालावाड़ में जो रेल देने का काम किया, वो तो देखिएगा कि मेरे भाई ने किया था, माधवराव सिंधिया ने। प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के माध्यम से मेरे क्षेत्र में रेल नहीं आई, और मैं हवाई जहाज भी मैं ही लेके आई। अब देखिएगा वो देखिएगा कि चुनाव में लड़ने के लिए तैयार है, चाहे टिकट दे मत दे, उसने तो अपने यहाँ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। निर्मल जी, ये तो बात सही है, ने तो अपने यहाँ चुनाव प्रचार शुरू कर दिया, क्योंकि उसको टिकट दे नहीं दे वो तो अपने पक्की है। देखिए, मैं मानता हूँ रमन सिंह को देखिएगा, कहा भाई तुम गड़बड़ सड़बड़ हो, तुम तो विधानसभा के अध्यक्ष बन जाओ, तुम्हारे बेटे को हम सांसद बना देंगे। उनकी तो राजनीति को सीमितता के दायरे में ला करके क्लोज कर दिया। अब देखिए मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से क्या देखिए, मोहन यादव जी अपने पुत्र की शादी करके गए हैं पुष्कर में, अच्छी बात है कि हमारे यहाँ जेपी नड्डा भी आते हैं, सब आते हैं, क्योंकि ज्यादा दिखावा नहीं करते, अच्छी बात है उन्होंने किया। लेकिन जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री जी जो बार बार कहते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा, मैं मामा था, और मामा की याद भी करते हैं और बहुत जगह जाते भी हैं। तो वहां मध्य प्रदेश की राजनीति में तो कह रहे थे आप लेके जा रहे हो कमलनाथ को, नहीं गए कमलनाथ को कहा कि भाई जो तुमको करना है कर लो। कांग्रेस ने, भंवर जितेंद्र ने उनको रोकने का प्रयास किया। हमारे यहाँ से महेंद्रजीत मालवीय तो चले गए, उसके बाद ब्रेक लग गया, पता नहीं क्यों ब्रेक लगा। निर्मल जी की पार्टी ने बाकी को लेने से मना किया, क्या किया, उनको कहा होगा कि भाई एक ला रहे, वो भी दागीला आ गया, उसको टिकट देंगे नहीं देंगे पता नहीं। लेकिन परिस्थितियां तो बीजेपी की भी चुस्त दुरुस्त पूरी तरीके से तो नहीं है। बीकानेर में जब 3 मंत्रियों को खड़ा करके अमित शाह ने जो कहा कि भाई तुम्हारे पन्ना प्रमुख कौन है, कितने क्या है, क्या तैयारी है, तो सच्ची में तीनों मंत्री थे। और देखिएगा तीनों मंत्री, देखिए 2 तो नए थे, एक तो पुराने मंत्री, खीवसर तो नए नहीं है, पुराने थे। आप देखिएगा गहलोत और उसके बाद सुमित गोदारा हक्के बक्के रह गए कि भाई हमारे पन्ना प्रमुख की भी जांच करने के लिए। उन्होंने कहा तुम्हें मंत्री बना दिया, इसका मतलब है कि अब अर्जुन लाल मेघवाल को पता होगा कि मेरे को तो सहयोग करने वाले नहीं है, इसलिए इनकी थोड़ी क्लास लगा दो, तो भविष्य में मेरे तो राजनीति ठीक ठाक हो जाएगी। तो देखिए जिनवल जी जिस प्रकार से क्लास लगाने का काम किया, और वो पता नहीं मुख्यमंत्री जी को नहीं पूछा, वो मुख्यमंत्री जी को ही पूछ लेते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। देखिए बहुत अलग अलग तरह की स्थिति। इसका मतलब है कि जेपी नड्डा तो आपकी तैयारी कर ही नहीं रहे लोकसभा की, यहाँ तो अमित शाह ही तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए पार्टी में कौन लोग तैयारी कर रहे हैं, किस तरह की परिस्थितियां चल रही है, ये तो निर्मल जी सबसे छिपा हुआ तो है नहीं। हमारे हिस्से में प्रधानमंत्री जी आए थे, हम प्रधानमंत्री जी की मिलने के बाद भी हम 115 जीत के आए, हम 156 जीत के नहीं आ पाए, क्योंकि हम मोदी जी के कारण जीत के आए, 115 जीत के आए। और 20% आपको वोट शेयर बढ़ाना है, तो आप 25 में से 25 जीत पे आओगे, नहीं तो जीत नहीं पाओगे। कांग्रेस आपके 41% है, उनके 39% है, तो वोट और परसेंटेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको चुनौतियां हैं, क्योंकि सरकार आने के बाद अब आप ये तो कहना, आपने ये बात ठीक कर दी कि 3 सीकर, झुंझुनू और चूरू को तो वो पानी आपके प्रिय लेके आ गए। आपके प्रिय श्याम जी, वो आपके प्रिय जिनको आप हमेशा चुनाव से पहले रेफरेंस देते थे, वो नरेश अरोड़ा डिजाइन बॉक्स वाले,
वो बोल रहे हैं कि राजस्थान और देश की राजनीति में ऐसे नहीं हुआ कि हारने वाले दल का वोट परसेंट बढ़ाओ। तो ये जो कांग्रेस के पक्ष में जो माहौल थोड़ा बहुत बनाने का काम डिजाइन देखिए मीना जी वो कई विधायक तो ये कहते हैं कि डिजाइन बॉक्स में तो हम नाम में नहीं थे, वो 40,000 से जीत के आ गए। अब देखिए कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति बनी कि जिसका नाम डिजाइन बॉक्स ने नहीं दिया वो 40,000 से जीत के आया, तो डिजाइन बॉक्स तो फेल हो गया। डिजाइन बॉक्स का तो मामला मैं शुरू से कहता था कि वो केवल हवा में बात करता है, सुनील गोलू मोलू की बात अलग करें। और फिर देखिए रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा तो कह रहे हैं हमारी बात तो मानी नहीं, तो लोकसभा में किसकी बात मान लेंगे। रायशुमारी कर ली, पहले भी कर ली, अब भी कर ली। जब वो टिकट बंटवारे का काम आया तो क्या रंधावा जी को पूछा किसी ने? यादव साहब उनसे तो पूछे भी नहीं था, उनको तो बाहर बिठाए रखा, और गोविंद सिंह डोटासरा को खुद को टिकट मिल गया, वो अलग बात है। तो ये देखिएगा कांग्रेस में तो जो होता है वो तो आपके सामने, दो नेताओं के बीच इर्द गिर्द राजनीति चल रही है, और आज भी चल रही है और कल भी चलेगी, उसको रोक नहीं सकता कोई भी। तो ऐसी स्थिति में देखिएगा। राकेश वशिष्ठ जी, लोकसभा में 25 जो सीट है, आप एक एक सीट पर जब नजर डालते हैं तो ऐसी बहुत सारी चर्चाएं आ रही हैं कि बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ बहुत माहौल है, चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी के भी पक्ष में माहौल नहीं है क्योंकि विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हुई थी। सवाई माधोपुर में आंतरिक राजनीति जो है वो सिर चढ़कर बोल रही है। झालावाड़ में वसुंधरा राजे लगातार आंख दिखा रही है कि भाई उनके बेटे को टिकट सुनिश्चित किया जाए। गजेंद्र सिंह शेखावत को जोधपुर में ही डर लग रहा है, वो खुद सीट बदलने की बात कर रहे हैं कि उनकी सीट बदली जाएगी, बड़ी अनिश्चितता उनके माइंड में भी है। राजेंद्र सिंह राठौड़ राजसमंद जाएंगे नहीं जाएंगे कुछ पता नहीं है। जयपुर की सीट रामचरण बोहरा को बदली जा रही है। तो ये जो मतलब इतना पक्ष में सब कुछ अच्छा है तो किसी को भी उतार देंगे और जीत जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या राकेश जी? बिल्कुल हो सकता है मीना जी। देखिए अगर आप पिछले 2 इलेक्शंस को अगर आप एनालिसिस करें तो आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा इस बात से। जो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है वो व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं होता, उसमें पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल होता है और पार्टी का जो नेतृत्व है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो 2 इलेक्शन 14 में जब इलेक्शन लड़ा गया तो बीजेपी मोदी के बारे में लोगों को इतनी अपेक्षाएं नहीं थी कि इतनी सीटें जीत करके आएंगे। 14 से 19 के बीच में उन्होंने जो काम किया उसका रिजल्ट ये आया कि जो 283 या 283 सीटें जीती थी वो बढ़कर के 302 हो गई थी। जैसे हम जैसे लोग जो है, जो पत्रकार मीडिया लोग है, वो अंदाज लगा रहे थे 250, 230, 240, लेकिन जब बैलेट खुली तो मालूम पड़ी वो तो उससे भी बूस्ट कर गए। मैं एक बात का और बड़ा स्पष्ट होता हूँ, मैं श्याम सुंदर जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं इनकी बात को नहीं कर रहा, इनका LSS हो सकता है, मेरा अलग LSS है। पिछले जो विधानसभा चुनाव में जो 2018-19 में 18 में जो हुआ उसमें कांग्रेस की वोट ऑफ परसेंटेज थी 41%, बीजेपी की जो वोट ऑफ परसेंट थी वो थी 39.6%, यही थी लगभग, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ 2019 में क्या हुआ, जो 39.6% वोट थी वो बढ़कर 49.5% हो गई। हुई कि नहीं हुई? लेकिन वो क्या है, वो बीजेपी के नेतृत्व का करिश्मा है जिसके नाम पर वो वोटिंग होती है। मैं शुरू से इस बात को मानता रहता हूं कि आप एक उन्होंने उदाहरण दे दिया, अब आप अपन उदाहरण देते हैं 156 का 117 का, उससे कोई मतलब नहीं है। लोगों के दिलों में ये भ्रम उतार दिया, भ्रम निकाल दिया कि वसुंधरा राजे के रहते हुए यहाँ पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। ये चुनाव लड़ा गया मोदी के नाम पर और मोदी के नाम पर 115 सीटें आई। अगर ये बात सही है कि बीजेपी में कुछ अंदरूनी खिलाफतें हुई, वसुंधरा जी का भी कुछ खिलाफत हुई, इसके कारण कुछ सीटें वो हारी भी, और वो पिछली चर्चाओं में मैं उनको इंगित कर चुका हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं होता है। लेकिन ये आप निश्चित मान के चलें, चाहे वसुंधरा जी कितनी भी तैयारी कर लें, कितनी भी कर लें, वो आपके नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के आगे फेल हैं। वो उनको वहीं की वहीं रहने देंगे जहां से हैं। MP बनना कोई बात नहीं है। उन्होंने शुरुआत 2014 से आप उठा के देख लो, उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाने की कोशिश की,
बनाया क्या? खूब कोशिश कर ली, वो बीकानेर हाउस में लेकर के सारे एमपीज को बैठ गई, क्या रिजल्ट निकला? इसके अलावा क्या क्या क्या, क्या उन्होंने खिलाफत के काम किए, क्या निकला? कुछ नहीं निकला। इन्होंने पिछले 5 साल के दौरान में ये काम किया कि वसुंधरा के पर काटने का काम किया और उसको धीरे धीरे कमजोर किया। आप लिस्ट उठा के देख लीजिए बीजेपी की जो लिस्ट आई, उसमें से कितने लोगों को वसुंधरा के टिकट दिए गए, कितने लोगों को काटे गए? जो उनके खास आदमी थे उनके टिकट उड़ा दिए उन्होंने, और बाकी के कुछ हार गए चुनाव। अब स्थिति वो पहले जैसी नहीं है जो वसुंधरा जी की पहले थी। क्योंकि सत्ता के साथ हमेशा आदमी रहता है और पार्टी के साथ जो कार्य करता है वो ज्यादातर पार्टी के साथ रहता है। जब तक उनका अगर चीफ मिनिस्टर रही होती या किसी गवर्नर हुई होती, ये बड़ी दिलचस्प बात कही आपने राकेश वशिष्ठ जी, सत्ता के साथ व्यक्ति रहता है। आज राजीव तिवारी जी, वैभव गहलोत के साथ कल तक जो लोग मतलब जिस स्तर तक साथ थे, मतलब कुछ भी कर सकते थे, वैभव जी की जय, वैभव जी की जय, आज सारे उनके खिलाफ खड़े हो गए सिर्फ सत्ता के लिए। बिल्कुल, जब सत्ता जाती है तो सबसे पहले जब जहाज डूबता है तो कहावत है कि चूहे कूद के सबसे पहले भागते हैं। तो यही स्थिति राजनीतिक दलों के साथ भी होती है। जब कोई पार्टी सत्ता में आती है तो जो लोग उनके दुश्मन होते हैं वो भी साथी सहयोगी बनने को आतुर हो जाते हैं और बन जाते हैं। और जब कोई पार्टी डूबने लगती है तो जो उनके खास सहयोगी होते हैं वो भी, देखिए कांग्रेस में हो ही रहा है ना, राहुल गांधी के जो सबसे खास लोग थे वही छोड़ के चले गए सब। चाहे से मिलिंद देवड़ा हो, चाहे से वो और दूसरे लोग हो, तो ये आरपीएन, हाँ वो जतिन प्रसाद हैं और दूसरे आरपीएन सिंह हैं, ये सारे लोग जब छोड़ के चले गए तो ये तो जो होता है ना, उगते सूरज को प्रणाम और डूबते सूरज को बाय बाय, वो जो चीज है वही अब वैभव गहलोत जी के साथ भी हो रही है। अब आप देखिए कि जब पहले जरा सा क्रीड़ा परिषद जो है वो आरसीए को नोटिस देती थी तो कितना वो हो जाता था, आज उनके कार्यालयों पे ताले लग गए, उनके वहां पे गार्ड बैठ गए, उनके जो एकेडमी वगैरह में सब जगह, तो कोई आज बोलने वाला नहीं है। आज गहलोत साहब को ट्वीट करके बोलना पड़ रहा है कि आरसीए के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, और कोई दूसरा कांग्रेस में बोलने वाला नहीं है उनके लिए कि राजीव तिवारी जी, सवाल ये कि इतिहास खुद को दोहराता है। आप जब सत्ता में आए तो आपने क्या किया, और जब दूसरा सत्ता में आ रहा है तो ये एक अलग बात है। और सत्ता का यही बात में जैसे सैनी साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, संगठन से ही सब कुछ होता है। तो नड्डा जी का कार्यकाल कैसे बढ़ गया, किसने बढ़ाया? ऐसे ही यादव साहब कह रहे थे कि हमारे यहाँ चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। भाई राहुल गांधी मना नहीं करते तो क्या खड़गे जी बन जाते? वहां का ही चुनाव होता, पहले कभी हुआ? तो ये सारी चीजें हैं कि परिस्थिति के अनुसार पार्टियां अपनी बातें कर देती हैं। और जैसे अभी यादव साहब कह रहे थे कि हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर, जिन मोर्चों पर कांग्रेस जमीनी लड़ाई लड़ रही है, तो जमीनी लड़ाई तो कहीं दिख नहीं रही है। और जो मुद्दे हैं वो भी तो सब आप देखिए ना, जितने मुद्दे आपने गिनाए वो सब केंद्रित कहाँ थे? नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। एक भी ऐसा आपने मुद्दा नहीं गिनाया जो कि भाजपा या उसकी नीतियों के खिलाफ कहीं हो। सीबी यादव जी, माफी चाहूंगी, समय नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि जो कुछ समाज में हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, सही है गलत है, इसका फैसला आम आवाम को करना है। जब तक जनता सही और गलत के बीच के फर्क को समझेगी नहीं, तब तक राजनीति के शिखर पर बैठे हुए लोग उसी जनता का इस्तेमाल गलत और सही के बीच अपने हितों के लिए करते रहेंगे। न्यूज़ 24 पर कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।